राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अब तक हम भयात भवों ज्ञात करना सीख चुके हैं, इसकी चर्चा हो चुकी है। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। आज हम महादशा और अंतरदशा साधन करना सीखेंगे। महादशा कैसे ज्ञात किया जाता है, सबसे पहले भुक्त वर्षादि ज्ञात करना है, फिर उससे भोग्य वर्षादि ज्ञात किया जाएगा और तत्पश्चात अंतरदशा साधन होगा। भोग्य वर्षादि जब ज्ञात हो जाएगा तो अंतरदशा साधन होते रहेगा। जो विवरण है हमारा पहला वो इस प्रकार है। जन्म दिनांक 19 जनवरी 2025, समय 14:42 और इष्टदंड इष्टकाल 20/6। आयात हमारा था 59 दंड और भोग हमारा है 65 दंड 34 फल। ये हमारा भयात भोग है। इसको भी फलात्मक बनाना होगा। गणित करने के लिए ये दो अंकों में, दो भाग में है, 65 और 34, 59 और 0 तो इस प्रकार से गुना भाग नहीं कर किया जा पाएगा, करना कठिन होगा। यदि इसको एक फलात्मक बना लेंगे तो गुना भाग गणित करना सरल होगा। तो यहाँ पर इसको फलात्मक बनाया जाएगा। और जन्म नक्षत्र जो था वो था जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। अब हमें विंशोत्तरी महादशा चक्र की आवश्यकता होती है। विंशोत्तरी महादशा चक्र से जो जन्म नक्षत्र हो उसका महादशेश कौन है ये ज्ञात करना पड़ता है। ये आपको विंशोत्तरी महादशा चक्र से मिलेगा। और उसका वर्ष कितना होता है, वर्षमान उसका क्या होता है, ये भी विंशोत्तरी महादशा चक्र में आपको मिल जाता है। विंशोत्तरी महादशा चक्र, इसमें उत्तरा फाल्गुनी यहाँ पर नक्षत्र दिया हुआ है। सभी नक्षत्रों के नाम इसमें दिए हुए हैं। और इसमें से हमको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ढूंढना होता है कि किस में है। उत्तरा फाल्गुनी यहीं पर है, सबसे पहले क्रम में है। और इसके ऊपर आपको सूर्य दशा वर्ष 6 लिखा हुआ है। यहाँ पर उत्तरा फाल्गुनी में जन्म हुआ तो इसका तात्पर्य है कि सूर्य महादशा में जन्म हुआ और इसका वर्ष है 6। सूर्य की महादशा है और इसका दशा वर्ष 6 है। अब हमें इसको फलात्मक करना होगा। फलात्मक कैसे करेंगे? 59 है दंड, 60 से गुना कर देंगे। एक दंड में 60 फल होता है, 59 दंड को 60 से गुना करेंगे तो ये फल बन जाएगा। उसी प्रकार से 65 दंड है, इसको 60 से गुना करेंगे तो फल बन जाएगा। और जो फल है ये फल उसमें योग कर देंगे, जोड़ देंगे तो फलात्मक भयात भोग हमारा हो जाएगा। इस प्रकार फलात्मक बनाते हैं तो हमारे पास होगा 59 35 40, ये हो गया भयात, फलात्मक भयात। और भोग का निकालना है तो 65 को 60 से गुना करके उसमें 34 जोड़ेंगे। 65 गुना 60 बराबर 1 शून्य इधर दे दिए, 6 25 30, बाकी 3 6 6 36 और 3 39। 3900 फल है, इसमें जोड़ देंगे जो फल है 34 बराबर हो जाएगा 39 34 फल। ये हो गया भोग। ये है भयात 35 40 फल और ये है भोग 39 34 फल। अब हमारे पास क्या क्या है? 3 राशियां हैं, एक भयात है, एक भोग है और एक दशा वर्ष है। 3 राशियों से चौथी राशि ज्ञात करनी हो तो उसको त्रैराशिक नियम कहा जाता है। अर्थात त्रैराशिक नियम से हमें यहाँ पर भुक्त दशा वर्षादि ज्ञात करना होगा। ये भयात है, भयात के माध्यम से साधन कर रहे हैं तो भुक्त दशा वर्षादि ज्ञात होगा। यदि भोग्य के माध्यम से ज्ञात करेंगे, जैसे 60 दंड में से ये 65 दंड 34 फला में से यदि इस भयात को घटा देंगे 59 दंड को, तो जो शेष होगा वो भोग्य नक्षत्र मान होगा, जिसको भोग्य कहा जाता है। उसको फलात्मक बनाकर यदि ज्ञात करेंगे तो हमें भोग्य वर्षादि ज्ञात होगा। लेकिन भयात से ही ज्ञात किया जाता है, सामान्य विधि है और उसी प्रकार से हम करेंगे। इसमें क्या करना होगा, मान लिया जाए
इतना भोग है, इतने का मान 6 वर्ष है। समझिए, इतना पल 6 वर्ष के बराबर है, तो इतने पल का क्या होगा, कितना वर्ष आदि होगा, ये ज्ञात करना है। इतना पल यदि नक्षत्र है तो इसका मान 6 वर्ष है। 39-34 पला नक्षत्र मान है तो उसके बराबर 6 वर्ष है। 6 वर्ष तक उतना भोग होगा। लेकिन 35-40 पल पर ही जन्म हो रहा है, तो इसमें कितना वर्षादि होगा, अर्थात जो वर्षादि ज्ञात होगा वो भुक्त वर्षादि होगा। यह सूत्र है भुक्त वर्षादि ज्ञात करने का। अब भुक्त वर्षादि जब आपको ज्ञात हो जाएगा तब आपको भोग्य वर्षादि ज्ञात करना होगा। भोग्य वर्षादि के लिए आपको करना होता है इस प्रकार से भोग्य वर्षादि ज्ञात होता है। भुक्त वर्षादि का सूत्र था भयात गुना दशावर्ष भागा भभोग। पहले इसको हम 6 वर्ष दशावर्ष से गुना कर लेंगे। इसको भयात, ये पलात्मक भयात है, इसे 6 से दशावर्ष 6 है, इससे गुना कर लेंगे। गुना 6 बराबर 0 का 0, 6 24 बाकी 2, 6 25 30, 2 32 बाकी 3, 6 दिया 18 3 21। ये हो गया हमारा वो दशावर्ष को भयात से गुना करने पर जो मान होता है, ये वो मान हमारा हो गया। इसमें भभोग से भाग देना है। जो सूत्र है उसके अनुसार क्रिया इस विधि से की जाएगी। इसमें अब ये गुना हो गया, दशावर्ष गुना भयात हो गया, यही मान है 21 240। अब इसमें भभोग, कलात्मक भभोग से भाग देना है। इसमें भाग देंगे 39 34। अब यहाँ पर देखिए, भाग देने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना ये होता है कि पूरे से नहीं, अनुमान करना पड़ता है कितने बार में भाग लगेगा। जो पहला भागफल होगा वो वर्ष होगा, शेष जो बचेगा उसको पुनः 12 से गुना कर देंगे और फिर भाग लगाएंगे, तो दूसरा जो होगा अगला गुना करने के पश्चात जो भागफल होगा दूसरी इकाई में, वो होगा मास, महीना। और फिर जो शेष बचेगा उसको 30 से गुना करेंगे, वो दिन होता है, तो उसको 30 से गुना करेंगे और पुनः भाग देंगे इसी से। अब जो भागफल होगा वो होगा दिन। इसके आगे भी ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जा सकता है, घट्टी पल भी निकाला जा सकता है, लेकिन इससे आगे की आवश्यकता सामान्य रूप से कभी नहीं होती है। सामान्य आवश्यकता वर्ष मास और दिन की ही होती है। और हम यहाँ पर वर्षादि कहने का तात्पर्य होता है वर्ष मास दिन घट्टी पल इत्यादि सब कुछ जहाँ तक कर सकते हैं, तो वर्ष मास दिन तक की गणना हम करेंगे। अब यहाँ पर आपको अनुमान करना पड़ता है कि ये 3 है, 3 से 2 में तो भाग नहीं लगेगा, ये 4 के बराबर वैसे है, वैसे यह 4 के बराबर 39 और 34 है, तो इसको 4 समझिएगा। 4 यदि समझते हैं तो 4 25 20, यहाँ पर 21 है पहला 2 अंक, 4 से यदि यहाँ पर भाग दें तो 4 25 20 5 बार में लगेगा। 4 से कम है, 4000 से कम है, 4 का मतलब 4000 पहला अंक लिए, पहले अंक से पहला अंक में नहीं लगेगा, तो 2 अंक में अनुमान कर रहे हैं। 4 25 20 होगा, 21 से कम है 20, और 4 6 24 होगा, 24 से 21 कम है, तो 5-6 बार में तो लगेगा नहीं, और 6 बार हो नहीं सकता है, दशावर्ष से अधिक हो भी नहीं सकता है, अनुमान करना पड़ता है। तो 5 पहली बार जो भाग लगेगा ये 5 होगा, और ये 5 जो है ये वर्ष होगा। ये 5 पहले स्थान पर जो होगा ये वर्ष होगा। अभी पहले हमने आरा दे दिया वर्ष समझाने के लिए, आरा बाद में देना होगा जब शेष बच जाए, शेष में भाग नहीं लगे तब। अब इसमें 5 से हमको भाग देना है, तो कैसे देंगे? 5 चौका 20, 5 चौका 20 बाकी 2, 5 तिया 15 और 2
17 17 बाकी एक 17 का 7 बाकी एक 5 9 5 45 और एक 46 6 बाकी 4 5 तिया 15 4 19। अब इसको इसमें घटा लेंगे, जैसे भाग देते हैं। शून्य का शून्य, 14 में से 7 गया 7, 11 में से 6 गया 5 और यहाँ 20 हो गया, 20 में से 19 गया 1। अब इसमें तो भाग नहीं लगने वाला है, इससे तो भाग नहीं लगेगा, यानी 5 सही है। ये था वर्ष, वर्ष का वर्ष निकल गया। शेष में से अब दिन निकलेगा, महीना निकलेगा। इसके लिए इसको 12 से गुना करेंगे तब भाग देंगे। इसमें तो भाग लगने वाला नहीं है। महीना ज्ञात करना है तो 12 से, एक वर्ष में 12 महीना होता है तो इसको पहले महीना बना लेंगे और फिर जो आएगा 12 शून्य का शून्य, 4 बरसते 84, 12 25 60, 8 68 बाकी 6, 12 और 12 6 18, ये हो गया 188 40, 18,840। अब इसमें फिर यहाँ से भाग देना है, फिर उसी तरह से अनुमान लगाना होगा। ये 4000 के करीब है, ये 4 इसको भी समझा जाएगा, 3 समझेंगे तो त्रुटि हो जाएगी। 3 6 18, 6 बार में लग सकता है। यदि 3 से अनुमान लगाएंगे तो 3 6 18, तब तो लगता है कि 3 बार में लग जाएगा। अनुमान लगाने में भी सावधानी रखनी होगी। ये 4 के लगभग है तो 4 मानेंगे, 4 जब 16, 4 5 20, 4 बार में ही लगेगा, 5 बार में नहीं लगेगा। ये पहला 2 अंक 3 और यहाँ पर ऐसे करके तो 4 बार में ले रहे हैं। 4 तक 16, 4 तिया 12, 1 13 बाकी 1, 9 चौक 36, 1 37 बाकी 3, 4 तिया 12, 3 15। अब इसको घटा देंगे इसमें। 10 में से 6 4, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0, 8 में से 7 1, 8 में से 5 3 और ये 0, यही हो गया। इसमें भाग लगता नहीं लगता, इसमें भाग नहीं लगता। अब यहाँ पर भाग नहीं लगने वाला है, ये शेष हो गया। ये दिन है, इससे दिन ज्ञात करना होगा। यहाँ पर फिर दे देंगे लाइन। वर्ष और मास ज्ञात हो गया, अब दिन ज्ञात करना है। इसको दिन ज्ञात करने के लिए जैसे यहाँ 12 से महीने के लिए हमने गुना किया था, उसी तरह दिन के लिए 30 से गुना करना होगा। इसको करेंगे गुना 30 से, और 30 से जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 120 का 0 बाकी 12, 0 से नहीं होगा तो 12 का 2 बाकी 1, 30 और 1 31, 31 का 1 बाकी 3, 30 तिया 90 और 90 3 93। ये हो गया हमारा दिन के लिए। अब इसमें फिर भाग देना है, इसमें इसी से भाग देना है, भाग फिर इसी से देना है। फिर उसी तरह से अनुमान करेंगे। यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, अनुमान लगा रहे हैं। 2 बार में लगेगा, पहली बार लगाएंगे तो 2 बार में लगेगा। तो 2 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 बाकी 1, 3 दूनी 6, 1 7। अब यहाँ से 12 में से 8 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 12 में से फिर 8 गया 4 और 8 में से 7 गया 1, 1444 है। और ये 0 अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 4 अंक में ही हुआ है। अब 14,440 हमारे पास है, इसमें फिर इसी से भाग देना है। अब फिर 4 तिया 12, 3 बार में लग रहा है। 4 चौक 16, 14 से अधिक हो रहा है, 3 बार में लगेगा तो 3, 4 तिया 12,
बाकी 1, 3 तिया 9, 1 10, बाकी 1, 9 तिया 27, 1 28, 28 1 27, 1 28, बाकी 2, 3 तिया 9 2 11, 9 2 11, 9 2 11 होना नहीं है, यहाँ से नीचे दिख रहा है, दिख जाएगा संभवतः। अब इसमें कुछ अधिक है नहीं, अब 10 में से 2 8 दिख रहा है, 3 3 का 3, 3 में से 0, 14 में से 8 6, 3 में से 1 2। अब इसमें भाग नहीं लगने वाला है। यदि घटीपल भी ज्ञात करना हो तो इसको 60 से फिर गुना करेंगे और 60 से गुना करने के बाद फिर भाग देंगे तो घटी निकल जाएगा। उसी प्रकार फिर शेष में 60 से भाग देंगे, 60 से गुना करके भाग देंगे इससे भयात से भवों से, तो पल भी निकल जाएगा, घटी पल भी निकल जाएगा। लेकिन हम यहीं तक रहते हैं, यहीं तक रहा जाता है, अधिकतर निकाला जा सकता है, आवश्यकता हो तो किया जा सकता है। ये हमारा भुक्त वर्षादि है। किसका? भुक्त सूर्य वर्षादि 5 4 23, 5 वर्ष 4 महीना 23 दिन। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, और वर्ष जो होगा वो दशावर्ष से अधिक नहीं हो सकता। यदि अधिक हो रहा है तो इसका तात्पर्य है कहीं त्रुटि हो रही है। दशावर्ष 6 है, इससे अधिक वर्ष नहीं हो सकता है। फिर माह जो होगा, माह 12 से अधिक नहीं हो सकता है, अधिकतम 12 ही हो सकता है, माह 12 ही होते हैं। और दिन जो है, ये दिन अधिकतम 30 ही हो सकता है, 30 से अधिक नहीं होगा। अब हमें क्या करना है? भोग्य वर्षादि ज्ञात करना है। भुक्त तो हमको मिल गया, 5 4 23 भुक्त। अब हमको भोग्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? दशावर्ष में से भुक्त को घटाएंगे, दशावर्ष में से भुक्त वर्षादि को घटा देंगे तो भोग्य वर्षादि ज्ञात हो जाएगा। दशावर्ष 6 माह जी 0 दिन 0, इसमें से घटाना है 5 4 23 को। घटाने के लिए हम इस प्रकार से भी घटा सकते हैं, लेकिन और सरल यदि करना हो तो वर्ष को 1 कम कर दीजिए, 5 माह में दे दीजिए 12 माह, और 12 माह में भी 11 ही यहाँ पर लिखना है, 1 माह आगे दिन में चला जाएगा। ठीक, अब दिन हो गया 30, इसको जोड़ के देखिए कितना होता, 30 दिन बराबर 1 महीना, 1 महीना बराबर महीना इधर 11 में आ गया, 11 महीने में 1 महीना जुड़ गया तो 12 महीना हो गया, 12 महीना बराबर 1 वर्ष, वर्ष में आकर 1 वर्ष जुड़ गया तो 6 वर्ष हो। 6 वर्ष को हम गणितीय क्रिया के लिए इस प्रकार से यहाँ पर लिख रहे हैं। इसमें घटाना सरल होगा, और यदि ऐसे भी घटाते हैं तो इसी क्रिया से घटाएंगे, इसी प्रकार से किया जाएगा। अब इसमें घटाएंगे 5 4 23, इसमें से घटाएंगे, और इसमें से जब हम घटाते हैं तो दिख रहा है, हाँ दिख रहा है 7, 11 में से 4 गया 7, 5 में से 5 गया 0 0 0 7 7, ये है भोग्य वर्षादि। ये था भुक्त वर्षादि और भोग्य वर्षादि 0 7 7, 0 वर्ष 7 महीना 7 दिन। अब इसको योग भी यदि हम करेंगे तो 6 वर्ष हो जाएगा। योग करके देखते हैं, 23 7 30, 30 का 1 महीना हो जाएगा, इधर आ जाएगा, बाद में कर लेंगे, 7 4 11, और 5 का 5 0 5। अब 30 को इधर कर लीजिए तो 5 12 0, अब 12 को इधर कर लेंगे तो 6 0 0, 6 वर्ष हो गया। इस प्रकार से ये भुक्त वर्षादि है और ये भोग्य वर्षादि है। अब इसको हम हटा लेते हैं, मिटा देते हैं।
जन्म दिनांक में यदि यह भुक्त घटा देंगे तो कब से सूर्य की महादशा आरंभ हुई यह समझ में आ जाएगा। और ये जोड़ देंगे, इसको भोगी को योग्य कर देंगे जन्म दिनांक में, तो कब तक महादशा है यह ज्ञात हो जाएगा। कब तक वह महादशा है ये ज्ञात हो जाएगा। जैसे जन्म दिनांक, अच्छा ये गणित करने के लिए यहाँ पर जैसे दिनांक 19/1/2025 है, तो इस प्रकार से गणित नहीं किया जाता है। विंशोत्तरी दशा चक्र में भी आपको वर्ष मास दिन मिलते हैं, इसलिए इसको भी उल्टा कर लेना पड़ता है। 25/1/19 लिखा जाएगा। ठीक, इसको लिखेंगे जन्म दिनांक को, जन्म तिथि को इस प्रकार से, जन्म दिनांक 25/1/19। यहाँ पर ये है दिनांक, ये है महीना और ये है 2025 ईस्वी, उल्टा कर दिया गया है। इसी प्रकार से करना है, क्योंकि वहाँ पर वर्षादि भी है, वर्षादि है। करने के लिए दिनादि करके भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मान जो आपको वर्षादि मिलता है, यदि दिनादि करके करेंगे तो कहीं कई बार गलतियाँ हो सकती हैं, त्रुटियाँ हो सकती हैं कि उल्टा करना भूल जाएं और त्रुटि पूर्ण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से करना है, इसी प्रकार से किया जाएगा। इसी प्रकार से हम करेंगे। इसमें हम यदि भुक्त वर्षादि घटाएंगे तो सूर्य महादशा आरंभ काल ज्ञात हो जाएगा, और यदि भोग्य दशा वर्षादि जोड़ देंगे तो समाप्ति काल, महादशा का समाप्ति वर्ष, समाप्ति तिथि ज्ञात होगी। भोग्य है 0,0,7,7, इसको जोड़ देंगे 19/7/26, 1/7/8, 25 का 25, यहाँ तक इसको उल्टा करके लिखेंगे यदि, तो इस प्रकार से हो जाएगा 26/8/2025 तक सूर्य महादशा। सूर्य महादशा कब तक? 26 अगस्त 2025 तक सूर्य की महादशा चलेगी। इसके उपरांत विंशोत्तरी दशा चक्र से सभी दशाएं चलती रहेगी। जैसे सूर्य के बाद चंद्र की महादशा 10 वर्ष, इसी प्रकार से चंद्र के पश्चात मंगल की महादशा। सबको ज्ञात यहाँ से करना चाहे तो कर, जैसे चंद्र की महादशा यहीं पर यदि करना चाहें तो 0 10 जोड़ देंगे, 0 0 35 0 8 26, यहाँ तक चंद्र महादशा। इसी प्रकार से फिर आगे का भी मंगल, जैसे मंगल का 7 वर्ष है, 7 वर्ष यहाँ पर जोड़ देंगे वर्ष में, 35 7 42 हो जाएगा, 42 26 8 42 तक। वर्तमान अंतरदशा कौन सी है ये भी ज्ञात करना होगा। वर्तमान अंतरदशा कौन सी है, इसके लिए इसमें से विंशोत्तरी महादशा का जो चक्र है उसको पलटेंगे, और जब तक ये सूर्य की महादशा है 26/8/2025, इसको फिर वर्षादि क्रम से ही लिखे रहेंगे, वर्षादि क्रम में ही गणना करेंगे, और अंतिम अंतरदशा से घटाना आरंभ कर देंगे। अंतिम दशा अंतरदशा जिसकी हो वहाँ से घटाना प्रारंभ करेंगे, और जितना घट जाएगा उतना महादशा अविशेष है। जो नहीं घटेगा वो वर्तमान अंतरदशा होगी। विंशोत्तरी महादशा चक्र में हम अंत से, नीचे से शुरू करेंगे। अभी आगे नहीं बढ़ना है, पीछे का ज्ञात करना है कि इसमें वर्तमान अंतरदशा कौन है। यहाँ पर नीचे से सबसे नीचे वाला जो होगा पहले इसको घटाएंगे। इसका क्या है? इसका है आपको 1 वर्ष। ये 1 वर्ष है। शुक्र की अंतरदशा, अंतिम अंतरदशा सूर्य में शुक्र की है और 1 वर्ष है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें 1 वर्ष यदि घटाते हैं, यदि 1 वर्ष घटाते हैं, घटा लेते हैं, समझने के लिए ये सही रहेगा।
तो हमारे पास आता है 24/8/26 बराबर 26/8/2024। यहाँ से जो घटाए हैं जिसका ये शुक्र अंतर्दशा ये आरंभ कहाँ से हुई थी? इसका आरंभ हुआ था 26/8/2024 से। जन्म कब है? 2025 में, अर्थात वर्तमान अंतर, इससे आगे अब जाना नहीं है, जन्म दिनांक तक पहुंच गए। अर्थात वर्तमान अंतर्दशा जो है वो शुक्र की है और ये कब तक है? यही महादशा जो समाप्त हो रही है, अंतिम दशा है अंतर्दशा। तो इसी समय तक सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा कब तक है? सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा है 26/8/2025 तक सूर्य में शुक्र। अब आगे चंद्रमा की महादशा चलेगी और इसका बस एक आपको हम यहाँ पर बता देते हैं कि आगे की अंतर्दशा कैसे, इसी में योग करते जाएंगे। ये विंशोत्तरी महादशा चक्र है। चंद्र का आरंभ कब होगा? इसी दिनांक को, जब ये शुक्र समाप्त हो रहा है, सूर्य की महादशा समाप्त हो रही है, तो चंद्र की महादशा आरंभ हो रही है और इसी दिनांक से चंद्र की अंतर्दशा भी आरंभ होगी। अर्थात हम 26/8/2025 से आगे की गणना करेंगे। एक बार इसको अब मिटा लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा। वर्तमान अंतर्दशा शुक्र की थी, अब हमको 26/8/2025 इसको फिर पलट करके लिखेंगे इसी क्रम से। ये जो है 26/8/2025 इसी क्रम से लिखेंगे। 8/26 यहाँ तक सूर्य में शुक्र था, यहाँ तक सूर्य में शुक्र था, इसको लिखेंगे, वहाँ पर पलट कर लिखना होगा। अब चंद्र की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा है 10 माह, इसमें 10 माह योग कर देंगे। 10 26 18 हो जाएगा, 10 8 18 18 का तात्पर्य होगा 12 महीना 1 वर्ष होता है, तो 12 हम उसमें घटा देंगे, 6 शेष बचेगा, 6 माह यहाँ रह जाएगा और 12 का 1 वर्ष इधर चला आएगा, 26 हो जाएगा। ये है चंद्र में चंद्र 26 जून 2026 तक है। एक और कर देते हैं, मंगल का है 7 महीना, चंद्र में मंगल 070 26 7 6 13 फिर हो जाएगा, 13 में से 12 निकाल देंगे, 1 रहेगा और 12 का 1 वर्ष इधर आ जाएगा 27। ये होगा चंद्र में मंगल अंतर्दशा, चंद्र महादशा मंगल अंतर्दशा। इसको लिखेंगे पलट करके। ये वर्ष है, ये मास है, दिन है 26 जनवरी 2027 तक। इस प्रकार से महादशा अंतर्दशा ज्ञात किए जाते हैं। ज्योतिष संबंधी ढेरों चर्चा हमारे वेबसाइट पर भी की गई है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं और जातक ज्योतिष का तात्पर्य जातक ज्योतिष, यहाँ पर संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा होती है। वेबसाइट पर ढेरों आलेख हैं और अनेकों उदाहरण देकर समझाया जाता है। आपको ज्योतिष यदि सीखना हो तो आपको वेबसाइट पर ही जाना चाहिए, वेबसाइट पर जाकर सीखना चाहिए, समझना चाहिए। वहाँ पर और विस्तृत चर्चा, गहराई गंभीर चर्चा भी होती रहती है। वेबसाइट का URL है panchang.कर्मकांड-सीखें.in। यहाँ पर आपको URL दिख रहा होगा, panchang.कर्मकांड-सीखें.in। इसी प्रकार से कर्मकांड सीखने के लिए भी हमारी एक वेबसाइट है जिसका URL भी अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कर्मकांडविधि.in। ये कर्मकांडविधि.in। यहाँ पर यदि आप कर्मकांड सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ढेरों आलेख मिलेंगे, बहुत अच्छे आलेख मिलेंगे और वहाँ से कर्मकांड सीख सकते हैं। इस प्रकार से आज की यही चर्चा थी। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।